So hello my dear students, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel। तो बच्चों आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड में सोल्यूशन चैप्टर जो है उसका एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, ठीक है। पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद हेनरीज लॉ क्या होता है या टाइप ऑफ जो भी है वो मैं आपको आखिर में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके पहले का जो पार्ट है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, उसका पूरा एक स्लॉट अलग बना के मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। वो भी पैरेलल आपको मिलता जाएगा, तो वो भी आपका प्रिपरेशन उसमें भी होता जाएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। स्क्रीन पे फोकस करते रहिएगा। अगर आपको कोई पूछे कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, ठीक है, ऑलराइट, चलो, जो प्योर वाटर होता है उस प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो यू विल से सर इट्स 100 डिग्री सेल्सियस और इट्स 373 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन यही चीज अगर मैं आपको किसी और वे में पूछूं कि भाई प्योर वाटर जो है उसको वेपर बनाना हो तो कितना टेम्परेचर, कंप्लीट वेपर बनाना हो, कंप्लीट वाटर को कितना टेम्परेचर लगेगा, तो द आंसर विल बी सेम, यानी ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकता है। अब उसमें थोड़ा मसाला मैं और डाल रहा हूं, समझना, ध्यान से सुनते रहना। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दूं, ठीक है, और सोल्यूशन बना दूं, क्लियर, वाटर में सॉल्ट डाल के मैं सोल्यूशन बना रहा हूं। अब आपको एक क्वेश्चन पूछे कि इस सोल्यूशन में जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप मेजर, ये आपको पता भी है, नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हर एक इंसान को ये पता होता है कि जब हम किसी वाटर में किसी वाटर यानी प्योर वाटर में जब किसी अननोन सॉल्ट को या सब्सटेंस को डाल देते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को, तो उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से भी ज्यादा हो जाता है, मोर देन 100, ठीक है, समझ में आया। या फिर अगर मैं आपको ये पूछूंगा, चलो बॉइलिंग पॉइंट जाने दो, प्योर वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो यू नो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन टेम्परेचर, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब वही चीज अगर मैं उसमें वाटर डाल दूं तो अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी लेस हो जाएगा, 0 से भी लेस हो जाएगा। यस, इफेक्ट है ना, आपको पता है ये सारी चीजें कहां पे यूज होती है, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन एक चीज क्या हम यहां पे हम क्या नोट करेंगे, तो जो वाटर होता है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जब प्योर स्टेट में होता है, एक भी और कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तब टेम्परेचर अलग होता है। लेकिन जैसे ही कोई कंपोनेंट इसके अंदर डाल दिया, जैसे ही उसमें कोई कंपोनेंट डाल दिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पूरा चेंज हो गया, प्योर वाटर का, ठीक है, प्योर वाटर। अच्छा, सोल्यूशन में दो चीजें होती है, आपको पता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। ये दो चीजें सोल्यूशन में होती है। सॉल्वेंट यानी एक ऐसा कंपोनेंट जिसका प्रोपोर्शन मैक्सिमम होता है, और सॉल्यूट यानी एक ऐसा प्रोपोर्शन ऐसा कंपोनेंट जिसका प्रोपोर्शन मिनिमम होता है। जिसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन होता है वो सॉल्वेंट होगा, जिसका मिनिमम प्रोपोर्शन होता है वो सॉल्यूट। जैसे वाटर और सॉल्ट मिला के सोल्यूशन बना रहा है, तो उसमें वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है इसलिए सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्ट का प्रोपोर्शन लेस होता है इसलिए सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मैंने डाला, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, जैसे ही सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, सॉल्वेंट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाएगी। कुछ ऐसी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है जो चेंज हो जाती है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी। तो ये जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है जो चेंज हो रही है, इसे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो। दिस इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको ये पूछे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन सॉल्यूट जब किसी वाटर में सोल्यूबल हो जाता है उसके बाद उसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मिलते हैं, उस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है। सॉल्यूट को जब मैं वाटर में डालूंगा तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो वो सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट, डू नॉट डिपेंड ऑन सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बट डिपेंड ऑन द पार्टिकल, है ना। जैसे एग्जांपल, अच्छा शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो एग्जांपल दे रहा हूं। NaCl होता है, जब उसको वाटर में डालूंगा क्या बनेगा, Na प्लस
Cl माइनस। क्या हुआ, दो पार्टिकल मिले। तो अब ये जो दो पार्टिकल मिले हैं n इज इक्वल टू 2 पार्टिकल, ये दो पार्टिकल का जो मुझे मोल्स मिलेगा या कंसेंट्रेशन मिलेगा, इसके ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है। इसके ऊपर डिपेंडेंट यानी ये जो इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो पार्टिकल मिलते हैं ना, उसके मोल्स उसके कंसेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी पूरे सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंडेंट नहीं है। आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दे रहा हूं, चलो ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और ये चीज याद रखना, समझना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। आपको अगर ये बोले कि 0.1 मोलर, मान लीजिए कि आपको मैं दे दूं कि CaSO4, ठीक है, और आपको ये बोले कि 0.1 मोलर NaCl। अब आप ये सोचोगे कि दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम, एक काम करते हैं CaSO4 नहीं लेते, हम लोग ले लेंगे 0.1 मोलर BaCl2। चलिए अब आप ये सोचोगे दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होने का मतलब ये हो गया कि दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा वो सेम होगा, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही BaCl2 डाल के सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर बना दिया, वैसे ही उसका मान लीजिए कि 100 का, सपोज एक एज्यूम कर रहा हूं कि 100 का बन गया 100.1 डिग्री सेल्सियस, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, जस्ट वी आर एज्यूमिंग। सेम चीज अगर मैं NaCl डाल रहा हूं तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। फोकस करो, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, यहां पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि NaCl डालने से भी उसका 100.1 डिग्री सेल्सियस होगा, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब ये नहीं कि दोनों में इंक्रीज सेम होता है। रीजन बताता हूं, BaCl2 डिसोसिएट होके Ba+2 बनाएगा और 2Cl माइनस, NaCl डिसोसिएट होके Na+ बनाएगा और Cl माइनस। अब यहां पे फोकस करो, Ba का एक आयन मिला यानी 1 मोल आयन, Cl के 2 आयन मिले यानी 2 मोल आयन, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले, 3 मोल्स आयन मिले। NaCl में 1 मोल Na आयन मिला, 1 मोल Cl माइनस, ठीक है। यहां पे आगे 1 है, यहां पे आगे 1 है, यानी 1 1 मोल, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 2 मोल हो गए। अब आप देखो दोनों के आयंस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो गए, डिफरेंट हो गए, यानी BaCl2 में जो इंक्रीज होगा उतना इंक्रीज NaCl में होगा, तो आंसर आएगा नो, उतना नहीं होगा। क्यों, दोनों के पार्टिकल के कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो चेंज हो गए। अब 0.1 समझ लो, ये 0.1 है तो Na भी 0.1 होगा, लेकिन ये हो जाएगा 0.2 यानी टोटल 0.3। NaCl 0.1 है तो ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.1 यानी 0.2। देख लो दोनों के मोल्स डिफरेंट है, यानी BaCl2 में पार्टिकल के मोल्स डिफरेंट होंगे, NaCl में पार्टिकल के मोल डिफरेंट होंगे, यानी दोनों के कंपैरिजन में हम लोग करेंगे तो कंपैरिजन में दोनों में पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होते हैं। पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए दोनों सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि दो सॉल्यूशन जो होता है ना उसका कंसंट्रेशन सेम होता है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल व्हेन डिसोसिएट और एसोसिएट। डिसोसिएट या एसोसिएट होने के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल मिलते हैं उसके मोल्स पे डिपेंडेंट है। ऐसे प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखो फोकस करो, स्क्रीन पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। देखो डेफिनेशन क्या है, ये नोट डाउन करते जाना, बुक में बढ़िया सी नोट्स अपने हैंड रिटन में बनाते जाना, ये आपको बहुत यूज होने वाली है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच आर solely डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंडेंट है, सॉल्यूट का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल मिल रहे हैं, सॉल्यूशन को डिसॉल्व, सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिसॉल्व यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने के बाद डिसॉल्व करने के बाद कितने पार्टिकल मिल रहे हैं, उतने पार्टिकल पे डिपेंडेंट है। सॉल्यूट कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर दो मींस कंसंट्रेशन सेम है, डिफरेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सॉल्यूट पार्टिकल जो है कितना मिला और उसके पार्टिकल का कंसेंट्रेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है सॉल्यूशन बनने के बाद, ठीक है। तो सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी होगी, ये सारी प्रॉपर्टी सॉलिड डिसॉल्व के बाद, इसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगेन ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वापस बोल रहा हूं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल।
solely depend on the independently depend on the number of solid particle and not on the nature of solid particle. ठीक है. Further, the value of colligative property depend on the actual number of solid particle. ये आया पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं. एक्चुअली सॉलिड पार्टिकल कितने मिलते हैं डिसॉल्व होने के बाद. एक बढ़िया सा एग्जांपल दे रहा हूं. मान लीजिए कि Al2SO4 थ्राइस है, तो डिसोसिएट होने के बाद 2Al+3 बनेंगे और SO4-2 के 3 आयंस, यानी Al के 2 मोल आयन, SO4 के 3 मोल्स आयन, टोटल मिल गए 5 मोल्स आयन. इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है. एक्चुअल सॉलिड पार्टिकल जो मिल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है. ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल. सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम प्रिंसिपल, यानी ये जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीजें इस पॉइंट पे डिपेंडेंट है. सॉलिड पार्टिकल एक्चुअली जितने मिल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है. ये चीज याद रखना चाहिए. तो फर्दर हम कर रहे हैं पॉइंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो ध्यान से. ओके. यूजुअली द डिस्कशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिस्ट्रिक्टेड इन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन लिक्विड सॉल्वेंट. क्यों? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना, मान लीजिए कि ग्लूकोज. अच्छा, ग्लूकोज क्या है? C6H12O6. इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, आप सोचोगे सर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे. ये गलत है. ग्लूकोज पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये पूरा एक ग्लूकोज पार्टिकल है, यानी इस पूरे पार्टिकल की फॉर्मूला C6H12O6 है. ऐसे ही ये दूसरा पार्टिकल है, इसकी फॉर्मूला C6H12O6 है, और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. जैसे ही इसको मैं वाटर में डालूंगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेनिश हो जाएगा, और वेनिश होके ये पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे. यानी यहां पे क्या हुआ? ग्लूकोज के पार्टिकल स्प्लिट हो गए. दो ग्लूकोज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेनिश जब चला जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और दोनों पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे. यानी पूरे ग्लूकोज का पार्टिकल सेपरेट होता है. इसमें ऐसा नहीं होता कि ग्लूकोज का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नहीं. एक पूरा पार्टिकल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों कंबाइन होते हैं, कॉम्पोजिशन सेम रहता है, वो सेपरेट होता है. C6H12O6 है ना. यानी ग्लूकोज एक ऐसा पार्टिकल है जो आयंस नहीं बनाएगा, या फिर डाइमर, दो पार्टिकल कंबाइन नहीं होंगे. ऐसे पार्टिकल, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल जो वाटर में डिसॉल्व तो होते हैं, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद वो पार्टिकल सेपरेट नहीं करता, यानी कार्बन, हाइड्रोजन सारे एटम सेपरेट नहीं करता. वो पूरा कॉम्पोजिशन सेम रह के उसके जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. कॉम्पोजिशन सेम रहेगा. ग्लूकोज सेपरेट हो गया, यानी एक ग्लूकोज C6H12O6, दूसरा ग्लूकोज C6H12, वो सेपरेट हो गया. उसमें ऐसा नहीं होगा कि C6H12O6 में कार्बन चला गया, हाइड्रोजन नहीं, वो पूरा ऐसे ही रहेगा. लेकिन ऐसे दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो चला जाता है, तो वो आयंस नहीं बनाएगा. ऐसे पार्टिकल को नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. वाटर में तो डिसॉल्व होंगे, लेकिन सिंगल पार्टिकल के फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे. दैट मींस ग्लूकोज के, देखो वापस दिखा रहा हूं, एक ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना. ये सारे ग्लूकोज पार्टिकल है, 6 ग्लूकोज पार्टिकल ले रहा हूं. ठीक है. 6 के फॉर्मूला C6H12O6 है. जब वाटर में डालूंगा ना, तो ये सारे पार्टिकल ये ऐसे हो जाएंगे. देखो क्या बात है ना, ऐसा हो जाएगा. यानी ये पूरा पार्टिकल जो है ये C6H12O6 है, स्प्लिट हो गया. दैट्स इट. वो ना आयन बना रहा है ना डाइमर बना रहा है. वो क्या होता है बाद में बता रहा है, लेकिन ना आयन बनाएगा ना डाइमर, यानी डिसोसिएट भी नहीं होगा, एसोसिएट भी नहीं होगा. ग्लूकोज पार्टिकल, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑलवेज 1 होता है. यानी ये थियरी जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल नहीं है. कौन कौन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट बता देता हूं. ग्लूकोज है, शुगर है, ठीक है, यूरिया है, शुगर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो होते हैं इस सारे पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंडेंट नहीं. चलो, दिस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नाइदर डिसोसिएट नॉट एसोसिएट, मैंने जैसे बताया, ये ग्लूकोज ना एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, है ना. When dissolved in the solvent, the number of particles do not change. यानी नंबर ऑफ पार्टिकल एक का एक ही रहेगा. नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है ना वो 1 का 1 ही रहेगा. n is equal to 1, ये 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा. ठीक है. चलो, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डाइल्यूट सॉल्यूशन विथ कंसंट्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0.2 मोलर आर यूज्ड. आपको एक चीज बता दूं, जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वो सारे न्यूमेरिकल्स में कंसेंट्रेशन 0.2 या उससे लेस
ही होगा, ज्यादातर नहीं होगी, ज्यादातर ये थियरी उसी में यूज होती है। कंसंट्रेशन लेस होना चाहिए उसमें, ये थियरी डाइल्यूट ऐसा बोलते हैं ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन उसमें यूज होगी, ठीक है। Colligative properties are used to determine for the determination of the molar mass, यानी ये उसका एप्लीकेशन हो गया। आपको बोले कि एक अननोन सॉल्यूट है, मान लीजिए कि देयर इज अ काइंड ऑफ अननोन सॉल्यूट, अब उस अननोन सॉल्यूट है उसका मोलर मास कितना होता है, पता नहीं सॉल्यूट कौन सा है, पता नहीं है, तो मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन सॉल्यूट। दूसरी चीज वापस रिपीट कर रहा हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल नहीं है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज जैसे, अदरवाइज NaCl, BaCl2, बेंजीन, बेंजोइक एसिड, वो डाइमर बताता है, लेट Al2, सारे इलेक्ट्रोलाइट आयंस बनते हैं, डिसोसिएट है, उसके ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छी तरह से एप्लीकेशन होती है, ऐसा बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड बोला है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो पार्ट है, यानी अभी मैंने बताया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीजें घूम फिर के एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो बढ़िया हो जाएगा। ये सारी चीजें कौन सा कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं बता देता हूं। ये सारी चीजें जो है ना, उसका सेंटर पॉइंट होता है वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, राइट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर डिपेंडेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, वो भी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक, यानी आपके माइंड में वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर का, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किस तरह से मिलता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस तरह से होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे चेंज होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेंटर पॉइंट है, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेंटर पॉइंट है, कौन सा है? वेपर प्रेशर। यानी आपके पास वेपर प्रेशर का नॉलेज होना चाहिए। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ वेपर प्रेशर उसके फैक्टर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये किस तरह से वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज डिक्रीज होकर, वेपर प्रेशर डिक्रीज डिक्रीज होकर रिलेटिव लोअरिंग करता है, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग करते जाएंगे। अभी हम लोग वेपर प्रेशर क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। चलिए, व्हाट इज वेपर प्रेशर, समझो। वेपर प्रेशर क्या होता है, ध्यान से समझना। व्हाट इज वेपर प्रेशर? चलिए, वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस स्टेट ऑफ द सब्सटेंस व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड और लिक्विड फेज। क्या है वेपर प्रेशर? इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस स्टेट ऑफ द सब्सटेंस व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड और लिक्विड फेज। नहीं क्लियर हुआ? बता दो। लिक्विड फेज का देखो ध्यान से, डेफिनेशन समझना। मान लीजिए कि ये बेकार है, ठीक है, इसको मैंने क्लोज कंटेनर में डाल दिया, कुछ ऐसा क्लोज कंटेनर है उसमें मैंने डाल दिया, समझना। अब इसमें मैं सॉल्वेंट पार्टिकल ले रहा हूं, बहुत ही खुजली हो रही है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। चलिए, तो ये सारे सॉल्वेंट पार्टिकल है, समझना ध्यान से। ये सॉल्वेंट पार्टिकल है और ये क्लोज है, ऊपर से क्लोज है, ओके। अब इसको मैं हल्का सा हीटिंग करता हूं, हल्का यानी स्लो हीटिंग करता हूं, बहुत ही जेंटल स्लो हीटिंग करता हूं, एकदम स्लो जेंटल। तो स्लो हीटिंग की वजह से क्या होगा, तो नो डाउट हीटिंग करेंगे तो उसकी एनर्जी पार्टिकल में ट्रांसफर होगी, यानी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी। ये पार्टिकल जो है जिसकी एनर्जी बढ़ रही है, ये सरफेस पे आएगा। जैसे ही सरफेस पे आया, इसकी एनर्जी और थोड़ी बढ़ेगी, तो ये सरफेस को छोड़ के गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड वाला पार्टिकल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस समझो, मैंने स्लो हीटिंग किया, जब स्लो हीटिंग करूंगा तो गैस का जो बॉटम का पार्टिकल है वो ऊपर आएगा, क्योंकि वो हॉट बन रहा है, राइट। साइंस का लॉ आपने स्टडी किया है, साइंस का लॉ, तो वो हॉट बन रहा है, इसलिए वो ऊपर राइज होगा, ऊपर राइज होके सरफेस पे आ जाएगा, समझ में आया? अच्छा, जैसे ही सरफेस पे आता है, इसकी एनर्जी और थोड़ी बढ़ती है, तो वो सरफेस को छोड़ देगा और वेपर में बन जाएगा, यानी लिक्विड का जो पार्टिकल है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे गैस के पार्टिकल बनने लगेंगे, यानी लिक्विड के पार्टिकल गैस में कन्वर्ट होंगे। अब आपको पता है ये यहां पे नहीं जाएगा, ये थोड़ा क्लोज कंटेनर, सॉरी ये थोड़ा क्लोज कंटेनर होता है, इसलिए थोड़ा ओके, तो ये बाहर नहीं जाएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन पार्ट होगा जैसा। चलिए, अब क्या होगा, गैस का मोशन कैसा होता है?
है, यू नो वेरी वेल। वो रैंडम मोशन करते हैं, कोई यहाँ पे गया, कोई वहां पे, कोई यहाँ पे गया, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जो मोशन कर रहे हैं उसके बीच में कुछ चीजें आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वो रैंडम है, उसको पता ही नहीं होता। इसलिए ये हो सकता है कि ये गैस का पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, अब इन दोनों को पता नहीं है कि आगे क्या है, इसलिए वो आके कोलाइड कर देंगे, कोलिजन करेंगे, यानी दो गैस के पार्टिकल कोलिजन करते हैं। या फिर वो हमारा ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तो गैस का पार्टिकल आया आया आया, इंस्ट्रूमेंट पे कोलिजन, यानी यहाँ पे कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। कोलिजन किसके बीच में स्टार्ट होगा? गैस गैस के बीच में, और गैस और वॉल के बीच में, वेसल के वॉल। जैसे ही ये कोलिजन होगा, ये कंडेंस्ड हो जाएगा। कोलिजन होगा तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी, कोलिजन होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, और एनर्जी बाहर निकली यानी ये कंडेंस हो जाएगा, और जैसे ही कंडेंस हुआ ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडेंस क्यों? क्योंकि ये गैस तो है, लेकिन बिकॉज हम लोग स्लो हीटिंग कर रहे हैं, ये गैस की जो एनर्जी होती है ना वो कम होती है, लेस होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, स्लो मोशन करता है। इसलिए जैसे ही कोलिजन होगा वो एनर्जी छोड़ देगा, जितनी एनर्जी छोड़ देगा वापस लिक्विड बन के नीचे ड्रॉप हो जाएगा। यानी यहां पे दूसरे फिनोमिना स्टार्ट हुई, कंडेंसेशन। तो जब मैं स्लो हीटिंग कर रहा था मुझे इवेपोरेशन फिनोमिना मिली, लेकिन जब गैस के पार्टिकल बढ़ने लगे मुझे कंडेंसेशन फिनोमिना मिली। धीरे धीरे वो गैस के पार्टिकल सरफेस पे से, सॉरी लिक्विड के पार्टिकल सरफेस पे से गैस बनेंगे, गैस के पार्टिकल लिक्विड बनेंगे, स्लोली ये दोनों फिनोमिना सेम होने लगेंगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब गैस का पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड का पार्टिकल गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये दोनों फिनोमिना इक्वल हो जाएंगे। यानी जितने पार्टिकल वो सरफेस से छोड़ रहा है उतने ही पार्टिकल वापस लिक्विड बन के गिरेगा, इक्वल हो जाएगी, तो वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा। उस इक्विलिब्रियम पे ये जो सारे गैसियस वेपर पार्टिकल होते हैं लिक्विड के वेपर पार्टिकल जो सरफेस पे या वॉल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। इक्विलिब्रियम किसके बीच में? गैस और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। इस इक्विलिब्रियम पे जैसे ही वेपर प्रेशर, सॉरी जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा, वेपर जो है सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करने लगेगा, इसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, सारे लिक्विड, ऑयल, वाटर या फिर कैरोसिन, पेट्रोल, जितने भी लिक्विड होते हैं उनके कुछ वेपर प्रेशर्स होते हैं, लेकिन वो सेम नहीं होते। वाटर का वेपर प्रेशर, पेट्रोल का वेपर प्रेशर, ऑयल का डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि वेपर प्रेशर जो है ना वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यहां पे मैंने वो फैक्टर मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, यहीं पे लिख रहा हूं। चलो, तो वो ये चीज भी आप नोट डाउन कर लेना, बाद में स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगा, लेकिन कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट है? पहला फैक्टर, ये जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। किस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जिसमें हम लोग ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना यानी ज्यादा हीट देना, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ने लगेगी, हाई होने लगेगी, है ना? पॉपकॉर्न होता है ना, स्लो हीटिंग करेंगे तो वो थोड़े थोड़े उछलेंगे, लेकिन जैसे ही हीटिंग बढ़ा दिया उसका जंपिंग कितना फास्ट होगा, देखा है ना? ऐसे ही लिक्विड पार्टिकल में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड पार्टिकल एक्साइट होगा, जल्दी से जल्दी गैस में बनने की ट्राई करेगा, उसको उत्सुकता होगी कि मैं गैस में कन्वर्ट होना चाहता हूं, जल्दी टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर में कन्वर्जन इंक्रीज हो जाएगा। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, वेपर का कन्वर्जन इंक्रीज होता है और वेपर ज्यादा बनने लगेंगे, इसलिए वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा वेपर बनने लगेंगे, सो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है। ठीक है, पहला टेम्परेचर। और दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल। अब मैं आपको ये पूछूं कि ऑयल है, वाटर है और पेट्रोल है, चले अब इसमें से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो जो ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा। ये चीज तो आपको पता ही है, पेट्रोल ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा, उड़ जाएगा। तो पेट्रोल को हाथ में रखो, थोड़ी देर में उड़ जाएगा। अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है तो एक काम करो, आपके पास बाइक होगी उसमें पेट्रोल होगा, एक रात को है ना पेट्रोल के टैंक खोल के सो जाओ। क्या होगा? सुबह पेट्रोल होगा ही नहीं उसमें। क्यों? सुबह आप सारा पेट्रोल उड़ गया, वो वेपर में कन्वर्ट होकर निकल गया। पेट्रोल का वेपर में कन्वर्शन बहुत इजी है, वाटर का पेट्रोल से थोड़ा डिफिकल्ट है। वाटर वेपर बनता है, वाटर का वेपर गैस पार्टिकल बनता है, लेकिन स्लो बनता है। ऑयल का तो भैया काफी डिफिकल्ट है, ऑयल वेपर में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑयल के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
वाटर के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पेट्रोल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होता है। ऑयल में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल के बीच में, वाटर में उससे लेस होता है और पेट्रोल में लीस्ट। अब लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, पेट्रोल को थोड़ी भी गर्मी दोगे आप, थोड़ा भी टेम्परेचर दोगे वो इजीली वेपर बन जाएगा, क्योंकि बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाएगा, तुरंत। वीक बॉन्ड यानी ब्रेकिंग, वेपर में उड़ जाना, फुर्र हो जाना वेपर में, है ना। वाटर का थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए थोड़ी हीट पेट्रोल से ज्यादा देनी पड़ती है, इसलिए उसका वेपर में कन्वर्जन लेस होता है। ऑयल में तो भैया इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए उसको वेपर में बनाना हो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीट यानी बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। दैट मीन्स जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे लेस होगा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे लेस होगा, है ना। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ गया, एंड वेपर प्रेशर इज इनवर्स टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। विस्कोसिटी, यहां पे एक और वर्ड यूज कर सकते हैं एग्जाम में, विस्कोसिटी। जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, सिंपल। और जिसकी विस्कोसिटी कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। ये सो दीज आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द वेपर प्रेशर। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखने से पहले ये क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट कर लेना, क्योंकि अब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, इंक्रीज होता है, फिर फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑल। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इतना पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट, जल्दी फटाफट ले लो। ठीक है, अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेपर प्रेशर, इतना पार्ट ले लो और इसकी बढ़िया सी नोट आप बना लो। इज दैट क्लियर? चलिए, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, स्टार्ट बाद में करेंगे वापस नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहां पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1 by 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा। शायद लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के 2 वीडियो लेक्चर बनेंगे। ठीक है, फिर एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक ऑस्मोटिक प्रेशर। 7 से 8 लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर खत्म कर देंगे, 7 to 8 लेक्चर्स में। सिर्फ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, लेकिन उसका तो मैं पूरा अलग प्लेलिस्ट में डालूंगा, क्योंकि 11th में भी आता है कंसंट्रेशन, 12th पे, तो दोनों बच्चों को काम आएगा, तो वो पूरा एक प्लेलिस्ट अलग ही बनाने वाला हूं उससे। ठीक है, हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।